नमस्कार, मैं भारती वर्मा द एजुकेशन वायर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, क्लास है 6, बुक है वसंत और हम इसमें पढ़ेंगे इसका चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 बचपन। पार्ट का नाम है बचपन और ये लिखा किसने है? कृष्णा सोबती ने। कृष्णा सोबती जी इसमें एक संस्मरण लिखती हैं। संस्मरण क्या होता है? हमने पहले पिछली वीडियो में बात करी थी ना कि जो हमारा हिंदी लिटरेचर है वो 2 भागों में विभाजित है, गद्य और काव्य। काव्य में आती है हमारी कविताएं, गजलें, गीत, दोहे, सवैये, ये सारी चीज़ें हमारी काव्य में आती हैं। और जो हमारे गद्य में क्या आता है? कहानी, उपन्यास, लेख, संस्मरण और यात्रा वृतांत, साक्षात्कार, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी गद्य खंड में आती हैं। तो गद्य खंड में संस्मरण आता है। संस्मरण में ही उन्होंने अपने बचपन की बातें बताई हैं कि वो कहाँ रहती थी, किस तरीके की उनकी पोशाक थी, वो क्या खाना उन्हें पसंद था, उनके खेल खिलौने कैसे थे, वो कैसे खेलती थी, उनका बचपन कैसे बीता, उनको जो जो बातें याद रही उस संस्मरण में उन्होंने इसमें लिखी है। इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ इस पाठ का ये जो पाठ दिया हुआ है बचपन, इस चैप्टर का पाठ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पाठ स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन कह रही है? कृष्णा सोबती जी कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। मतलब उन्होंने अपनी उम्र का अंदाजा इसमें बता दिया है कि वो तुमसे कितनी बड़ी हो सकती हैं। आज में और तब में कितनी चीज़ों का परिवर्तन आया है, ये सारी चीज़ें हमें इसको पढ़ते हुए कंपैरेटिवली समझ आ जाएगा। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। मतलब वो उन्होंने बता दिया कि मैं बड़ी थी, मुझे लोग जीजी कहते थे, उनके घर के जो बहन भाई थे उनके। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। सयाना मतलब बड़ा, अपने को बड़ा महसूस करना। ठीक है, शायद इसलिए उन्होंने रीज़न भी बताया है कि शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ, मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। मतलब पहले मैं कुछ और ढंग के कपड़े पहनती थी और आज मैं कुछ और पहनती हूँ, क्योंकि वो अपने बचपन को याद करते हुए लिख रही है ना, तो इसलिए जो जो बदलाव आए हैं वो इसमें लिखती जाएंगी अपने संस्मरण में। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, मतलब हल्के रंग पहनो, चटक रंग ना पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। मतलब वो बता रही है कि उन्होंने बचपन में अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस उन्होंने वियर करी हैं, पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर। निकर वॉकर वो होता है मतलब निकर भी होता है और स्कर्ट टाइप भी होता है। स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने बचपन में पहनी हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, वो याद करते हुए बताती हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, हल्की नीली और पीली, मतलब उस फ्रॉक पर ऐसी लंबी लंबी लाइनें पड़ी हुई थी, धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, गोल कॉलर होते थे उनके और बाजू पर ऐसे पफदार उठी हुई फूली हुई बाजू उनके फ्रॉक की थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, लाइट पिंक कलर का, हल्के गुलाबी रंग का चुन्नटों वाला, यहाँ पे ऐसे चुन्नटें पड़ी रहती हैं, वो वाला फ्रॉक उन्हें याद है। घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल और उस फ्रॉक में नीचे घेरे में गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। मतलब उन्होंने बता दिया कि फ्रॉक के ऊपर वाली जेब में तो हम रुमाल रखते थे और बालों में ना रंग बिरंगे रिबन लगाया करते थे, उस टाइम का चलन था, वो उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी हुई थी। सर्दी में कैसे फ्रॉक पहनती थी? फर, जिसमें नीचे फर टकी हुई थी, वो फ्रॉक वो पहनती थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की
कोटी प्याजी थी, उनको एक अपनी ड्रेस और याद है, चॉकलेट रंग का था, और जो उसके अंदर की कोटी थी वो प्याजी कलर की थी। दूसरा ग्रे और उसके साथ की सफ़ेद कोटी थी। ये सारी चीज़ें कृष्णा सोपती जी ने अपने बचपन में वो बताती हैं ना कि मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी है, डिफरेंट टाइप्स की कपड़े वो पहनती थी, वो चीज़ें इन्होंने इसमें डिस्कस करी हैं। अब वो इसके इसको पढ़ने से ये भी पता चलता है कि पहले और आज के पहनावे में कितना अंतर आ गया है। मुझे अब मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं, मतलब वो जो पहनती थी वो भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, मतलब भाई सारे कपड़े जो भी थे वो नौकर नौकरानी धोते थे, और जो उनके सॉक्स होते थे ना वो उन्हें खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, उनके घर का ये नियम रहा था। हम बच्चे इतवार की सुबह इस इतवार की जो सुबह होती थी वो इसी में लगाते थे कि भाई अपने शौक सब धो के रखने हैं। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। क्या जैसे जूते को पॉलिश करते तो पहले वो डल सी रहती है, और जब उसको कपड़ों से रगड़ी जाती है तो वो ना चमक मारने लगता है, थोड़ी देर जब उसको पॉलिश करते रहते हैं जब उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी पॉलिश करना अच्छा लगता है, मतलब वो बताती हैं कि एक ऐसी आदत पड़ गई है कि उन्हें जूते पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, अब बहुत तरीके के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह, मतलब अब बहुत सारे तरीके के जो जूते आ गए हैं। अब तो डॉक्टर सोल और पता नहीं कितने तरीके के जूते हैं जो पैरों को काटते नहीं हैं। वो उस चीज़ को भी कंपैरिजन करके बता रही हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, मतलब उस टाइम की जो चीज़ें होती थी, उस टाइम के जो शूज़ होते थे वो जब पहनते थे तो उनके पैरों को काटते थे, मतलब उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते थे, मतलब अब लंबे वॉक के लिए जाना है, लंबे रास्ते के लिए जाना है, लंबे सफ़र है हमारा, तो हमें कुछ टाइम तक चलना है, तो हम अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है, आजकल के तो बहुत कंफर्टेबल शूज़ होते हैं। पहले जब उनको जूते मिलते थे तो रुई भी मिलती थी कि अगर वो काटेगा तो उसमें रुई आप लोग लगा लेना। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था, मतलब शनिवार को उनको वो जो कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल इसलिए पिलाया जाता था ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। बच्चों को जैसे आज उनके मदर्स मदर्स देती है ना अलग अलग तरीके की, मतलब कोई मल्टीविटामिन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, इस तरीके से तो उन्हें कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी कि मतलब पता था भाई आज तो पीना पड़ेगा। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, वो होते हैं ना जिनमें लिखा रहता है 5 मिली लीटर, ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है, पैमाना बोलेंगे जिसे हम, निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मतली होने लगती थी, मतलब उल्टी आने लगती थी कि ठीक है अब तो ये हमें पीना पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा जो सैटरडे को उन्हें पिलाई जाती थी, उन्होंने उसका नाम शनिवारी दवा रख दिया था, नहीं भी पीते तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती हमारी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, मतलब कितना बदलाव आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। पहले की दिलचस्पियां कुछ और होती थी, आज की कुछ और। बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, आजकल तो फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस टाइम रेडियो होता, आज टीवी, टेलीविज़न, गाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था, ग्रामोफोन होता था, ऊपर बड़ा सा भोंपू और नीचे गोल रिकॉर्ड्स लगाकर वो सुने जाते थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। उन्होंने बताया कि जो हमें ठंडा खाना होता था तो वहाँ वहाँ केवल या उस समय में केवल कुल्फ़ी मिलती थी। आज क्या है, आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा, पेटीज़ में बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं ना। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल चुके हैं। पहले शहतूत के शरबत होते थे, फालसे खसखस के शरबत होते थे, अब क्या है, कोक
कोक और पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक दे दो, सॉफ्ट ड्रिंक दे दो, ये होता है अब घरों में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। ये उस समय के ड्रिंक के नाम उन्होंने बताए हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए हैं, मतलब वो जो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वो वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की जो चॉकलेट होती थी वो उन्हें खाने में मज़ा देती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, मतलब आज आपको जाना है, कल आपको जाना है, इस तरीके से इनकी ड्यूटी लगती थी कि अब 1 बाय 1 आप शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेकर आओगे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। मतलब उनका जो घर था वो गिरजा मैदान से बहुत दूर नहीं था, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान तक पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई और सीधे मॉल पर वहां पे आ जाते थे, सीधे मॉल पर। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती थी। जो जब जहाँ पे ये ब्राउन ब्रेड लेने जाते थे बच्चे, कृष्णा शोक्ति जी अपने बचपन में जाती थी, जो संस्मरण में लिख रही हैं कि वो जो चॉकलेट और पेस्ट्री की खुशबू होती थी वो बड़ी मन भावनी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। ऐसा नहीं है कि आज मम्मा एक खा लें, दो खा लें, तीन खा लें, डेली चॉकलेट नहीं खाते थे बच्चे, हम उन्हें सिर्फ हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खाने की छूट। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। वो बता रही हैं अपने बचपन में कि हमें ना केवल एक दिन चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी, ऐसा नहीं है कि हम डेली चॉकलेट खाते थे। और वो ना जब चॉकलेट मिलती थी तो वो ये नहीं कि वहीं पे काउंटर पर खड़े खड़े ही खा लेती थी, वो रात में जब लेटने का, खाना पीना खा के सोने का समय होता था, तब बिस्तर में लेटकर आराम से मज़ा ले लेकर उस चॉकलेट को खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। उनका जो पसंदीदा एक चीज़ थी काफल, वो उसको बता रही हैं, गुलाबी, रसभरी, कसमल। सोच रही हूँ कि मुंह में पानी भर आए, ऐसा मतलब उन चीज़ों को याद करके उनको मुंह में पानी आ रहा है। चेस्टनट और एक और गजब की चीज़, चेस्टनट आग पर भूने जाते और उन्हें छिलके उतार कर मुंह में, चेस्टनट वो आग में भूनते थे, उसके फिर छिलके उतार कर उनको वो बच्चे खाते थे। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया तो जो तब थी वह अब भी नजर आती है। चना जोर गरम बाजार में बिकता है, रेलवे स्टेशन पर तो बहुत ज्यादा देखने को आजकल मिल जाता है। वो पुड़िया आज भी जस की तस है, वो आज भी देखने को मिल जाती है। पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, मतलब वो कोन बनाई जाती है ना, नीचे एकदम नुकीली सी रहती है, ऊपर मुंह उसका चौड़ा हो जाता है, तो उसमें मुरमुरे और वो चना वगैरह भर देते हैं। तो चना जोर गरम उसमें बता रही हैं कि उस कोन को बनाने में हाथ का कमाल तब भी था और आज भी है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। चना जो होता था उसमें से निकाल कर आप एक एक दो दो खा सकते हो। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को याद था। एक जो गाना था आज भी टीवी में सुनने को मिल जाता है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के जो उनके बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, बहन भाई थे, हर बच्चे को ये गाना याद होता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे, मतलब किसी को तीखा खाना पसंद था तो वो तेज मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब वो जो मॉल शिमला रोड जाते थे, वहां से आते थे, आते जाते हुए वो चना जोर गरम की पुड़िया एक एक दो दो दाने खाते जाते थे और एक एक रफ्तार से बच्चे
कदम उठाते और चलते जाते हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। हर बच्चा अपने बचपन में मजे करता है, तो उनको अपने कृष्णा सोपती जी को, लेखिका को, अपने बचपन का समय याद करते हुए बता रही है कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है, क्योंकि वो ठंडी जगह है, वहाँ पर घोड़े ही यात्री के लिए मतलब बिठा कर ले जाना, सामान लाना, तो वहाँ के बच्चों को ये मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। वो बच्चे बताते हैं कि हम बचपन में ना घोड़ों पे हंसते थे, उनको कमतर समझते थे कि ठीक है घोड़े हैं, इस तरीके से। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट। वो अपने नानी के घर की बात करती है कि जो भैया हमारी नानी के घर के घोड़े थे वो तो बहुत हष्ट पुष्ट और ताकतवर थे, मगर उन्होंने इस बात को यहीं छोड़ दिया। उनकी बात फिर कभी मतलब वो बताएंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज कानों में फैल जाती। ये जो दृश्य बना रही है ना, वो अपने बचपन में जो प्रकृति का, वातावरण का जो उस टाइम का दृश्य परिदृश्य होता था, कितना सुंदर उन्होंने बताया है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, ठीक है, एक दिमाग में, एक माइंड में इमेज बनाओ कि कैसा लगता होगा। सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, ठीक है। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु, यानी कि चर्च में यीशु भगवान की जो पूजा की जाती है, स्वयं कुछ कह रहे हैं इन घंटियों की ध्वनि के माध्यम से। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, मतलब शाम का समय है, सूरज डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। कितना सुंदर उन्होंने मतलब बताया है कि जो सूरज डूब रहा है तो उसकी जो किरणें हैं वो गुलाबी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं, पहाड़ों के जो चेहरे हैं वो गहरे होने लगे हैं, क्योंकि अब सूरज डूब रहा है ना, रात आ रही है धीरे धीरे, संध्या का समय है। और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, मतलब लाइट्स घरों में, मॉल रोड पर जलने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या ही कहने थे। वो बता रही हैं कि रिज की जो रौनक थी, माल रोड की जो दुकानों की चमक थी, उसके क्या कहने। वो चीज़ें अपने बचपन की याद कर रही हैं। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल, ठीक है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। वो बचपन में बता रही हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी उनके बचपन में, जिस दुकान के अंदर शिमला कालका ट्रेन चलती थी उस टाइम पर। ट्रेन का मॉडल बना हुआ था कि ट्रेन कैसे, मतलब क्या रूट था, कितने टर्नल्स आ रहे हैं, कहाँ रुकने का पॉइंट है, वो सारा मॉडल वहाँ पे बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेनें, और एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन, मतलब पूरा स्टेशन का एक शिमला कालका स्टेशन का एक मॉडल बना हुआ था। जैसे आज रेलवे म्यूजियम में जाते हैं या कहीं जैसे कई मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली में जहाँ पर मेट्रो का मॉडल बना हुआ है, इसी तरीके से वो अपने बचपन को याद करते हुए बता रही है कि शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगे की टर्नल्स आ रहे हैं, सुरंगे हैं, कहाँ पे रुक रही है, किस तरीके का उसकी पटरियां हैं, पटरियों पे छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेनें खड़ी हैं। इस तरीके का पूरा मॉडल कहाँ पे बना हुआ था, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने वाली दुकान में। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज जाती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। कभी कभी ना, एक जैसे आजकल हवाई जहाज देखना, हवाई जहाज में सफर करना एक साधारण बात है, वो उस समय की बात बता रही है कृष्णा सोपती जी अपने बचपन की, कि कभी कभी हवाई जहाज देखने को भी मिलता था। तो जैसे ही उसकी आवाज आती थी ना, तो सारे बच्चे उसे बाहर दौड़ने के लिए, देखने के लिए दौड़ पड़ते थे कि हवाई जहाज जा रहा है। और वो कैसा दिखता था, उन्हें दिख पड़ता था
कि भारी भरकम कोई पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़े जा रहा है। ये देखो, आया और गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। एक तो उन्होंने बताया था कि स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान है जिसमें भाई रेल का मॉडल बना हुआ है, शिमला कालका ट्रेन का। उसके साथ में एक दुकान थी, वो दुकान उन्हें कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना। पहली बार जब उनको चश्मा लगा था, पहली बार जब उन्होंने चश्मा पहना था, तो वो उस दुकान में बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। उन्होंने बताया कि भाई उनके बचपन में वो जो डॉक्टर थे जिन्होंने उनको चश्मा लगाया था, जहाँ उनका चश्मा बना था, वहाँ पे वो डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। पहली बार चश्मा लगता है तो अटपटा लगता है ना, इंसान बार बार शीशे में देखता है, लगाता है, उतारता है। वही चीजें उनके साथ हुई बचपन में। छोटे बड़े मेरे चचेरे मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में है ना, जैसे किसी बच्चे को चश्मा लग जाए तो बड़े लोग कहते ना, अच्छा इस उम्र में चश्मा लग गया तुम्हारे, इस उम्र में है ना दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहेब का कहा दोहरा देती कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। उनको डॉक्टर ने कहा होगा, उनके डॉक्टर ने, कि कुछ दिन पहनोगी तो ये चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, उतरा नहीं, नंबर उनका कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर, वो कहती हैं कि चश्मा जो मेरे लगा है इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। रात में आंखों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, रोशनी, प्रकाश तो होता नहीं है सूरज का। तो टेबल लैंप में काम किया तो उससे उनको चश्मा लग गया। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। उनके भाई ने बोला कि देखो भाई कैसी लग रही है तू। चचेरे भाई ने चश्मा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। उन्होंने उसके उनके लिए एक राइम कही, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर सी। ठीक है, मतलब उनकी सूरत कैसी लग रही थी चश्मा लगा के, लंगूर जैसी। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। मतलब उन्होंने नेगेटिव में नहीं लिया, अरे तो राइम बहुत अच्छी करी है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब वो उनके चचेरे भाई चले गए तो वो कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी हुई और कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी लगाई और देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, उनको ये लग रहा था लंगूर जैसी लग रही है, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ लग रही है, इस तरीके से। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उन्होंने चश्मा तो लगा ही रखा था, अपने छोटे भाई का टोपा और लगा लिया कि भाई अब अच्छा लग रहा है, मजाकिया लग रहा है। तो उन्होंने उस बात को नकारात्मक वे में ना लेकर सकारात्मकता में लिया। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब लगाते रहो तो लगता है ना, ठीक है, अब अगर उतार दिया तो कितना अजीब लगेगा चेहरा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, खाली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। वो कहती है कि अब मैं शिमला में टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। यहाँ हम वो बताती है कि दुपट्टे ओढ़ते हैं सिर पर, और हिमाचल के अंदर शिमला में हिमाचली टोपियां पहनते हैं वो लोग। हिमाचली टोपियां सुंदर भी होती हैं बहुत। तो वो कहती है कि कितना सुंदर उन्होंने बताया है कि अपने बचपन के दिन, और इसका जो शीर्षक है इस पाठ का वो भी है बचपन। इसको लिखा है कृष्णा सोपती जी ने, कि उन दिनों में और आज के दिनों में कितना परिवर्तन आ गया है। उनका बचपन कैसा था, वो किस तरीके की पोशाकें पहनती थी, उनका पहनावा कैसा था, उन्हें कैसे रंग पसंद थे, उनके बचपन की क्या दिलचस्पियां रही थी, आज के बच्चों के बचपन में और तब के बचपन में कितना डिस्टेंस आ गया है, कितनी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले घरों में किस तरीके का वातावरण उनके बचपन में रहता था, आज किस तरीके का है, कैसी डायरेक्शंस उन्हें मिलती थी, आज उन चीज़ों में क्या बदलाव आया है, वो सारी चीज़ें एक मज़ेदार वे में हमने आपको इस पाठ के साथ पढ़ाया, आपने पढ़ा। और थैंक यू, बाय बाय।
Like, share, comment and subscribe to my channel.